हाँ देखिए, इस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आवर चैप्टर इज फर्स्ट। नेम ऑफ चैप्टर इज एसिड बेस एंड बफर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड एंड बेस, है ना। यू नो इन जनरल लैंग्वेज व्हाट इज द एसिड. एसिड इज इन ए sour test. Which substance having sour test is called acid. General properties of acid and base we know very well in a, and we have also learned in previous lower classes uh, according differentiate acid and base. First, एसिड क्या होते हैं. एसिड जो है स्वाद में खट्टे होते हैं. बेस जो है स्वाद में कड़वे होते हैं. एसिड जो है लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले को लाल. अम्ल, हिंदी में अम्ल लिखा जाता है, तो अम्ल मतलब ल आ रहा है लास्ट में, तो मतलब लाल कर देता है. बेस जो है बी से बेस, बी से ब्लू, वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है. ठीक है. और एसिड जो है सारे खट्टे चीज़ों में पाया जाता है ना. बेस जैसे अपना साबुन यूज़ कर रहे हैं तो वो बेस नेचर का है. तो ये जनरल प्रॉपर्टी है किसी एसिड को और बेस को पहचानने की. अब यदि इसी को अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है एसिड और बेस को बताने के लिए, समझाने के लिए. उन्होंने अपनी एक थ्योरियाँ दी हैं. जैसे पहला थ्योरी है अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट. लेविस ने बोला कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं. एल से, अब इसमें ट्रिक है आपको बता समझाने के लिए. एल से लुइस और एल से ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो किसी भी बॉन्डिंग में सहायक नहीं होते, वो कहलाते हैं लोन पेयर. किसी भी, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो किसी बॉन्डिंग में सहयोग नहीं करते और ना तो, है ना, तो वो कहलाते हैं लोन पेयर. तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एसिड. ए से एसिड, ए से एक्सेप्ट. बेस क्या है? द सब्सटेंस विच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेस. जैसे NaOH, KOH. फिर अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी आता है, तो आर्हीनियस थ्योरी को एक्वस थ्योरी भी कहा जाता है. आर्हीनियस थ्योरी को एक्वस थ्योरी भी कहा जाता है. इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था इसलिए एक्वस थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो वाटर में सॉल्युबिलिटी के आधार पे दिया था. मतलब क्या है? द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर इज कॉल्ड एसिड. वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन देते हैं आप वाटर में घुलने के बाद, वो कहलाते हैं एसिड. और बेस क्या है? द बेस सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इज कॉल्ड बेस. और बेस वे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं. जैसे NaOH है तो वो OH माइनस आयन देगा, है ना. प्रोटोनेशन होने के बाद आयनीकरण उसमें हो जाएगा और प्रोटोनेशन का OH माइनस आयन देगा, तो वो कहलाएगा बेस. और इसमें एसिड में एग्जांपल HCl को यदि हम प्रोटोनेशन कराते हैं, आयनीकरण उसमें होता है, तो H प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में टूट जाता है. तो एसिड क्या दे रहा है? H प्लस. बेस क्या दे रहा है? OH माइनस. दूसरा क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स्टीन थ्योरी. लॉरी और ब्रॉन्स्टीन थ्योरी को प्रोटॉन थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इन्होंने प्रोटॉन कॉन्सेप्ट बेस में दिया था. और लेकिन इन्होंने कोई वाटर सॉल्युबिलिटी के आधार पे किसी सब्सटेंस की व्याख्या नहीं की थी. लुइस इसका आर्हीनियस थ्योरी का यही ड्रॉबैक था कि उन्होंने एक वाटर सॉल्युबिलिटी के आधार पे कॉन्सेप्ट दिया था और उसी के आधार पे बताया था एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है. यही उनकी थ्योरी का फेल होने का भी कारण था, क्योंकि वैसे कैसे कई सब्सटेंस ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि हर सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी रखता है. ठीक है. इसमें है लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला? द सब्सटेंस विच कैन डोनेट द प्रोटॉन टू सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिड. वे सब्सटेंस, वे पदार्थ जो डोनेट करते हैं, देते हैं प्रोटॉन को, वो कहलाते हैं एसिड. और वे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट द पेयर प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस. और जो सब्सटेंस जो है पदार्थ प्रोटॉन को, H प्लस है ना, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो बेस कहलाते हैं. यहाँ पे प्रोटॉन वर्ड यूज़ करना है और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पर नहीं है. ठीक है. यहाँ पे प्रोटॉन के बेस में थ्योरी. नेक्स्ट है डिफाइन बफर. तो बफर जो होता है, बेसिकली बफर का मतलब होता है रेजिस्ट टू चेंज pH, मेंटेन दी pH, है ना. रेजिस्ट टू चेंज pH मतलब pH को चेंज नहीं होने देता और उसको pH को मेंटेन रखता है.
द सोल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच को चेंज नहीं होने देता। अब कब? अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, स्मॉल अमाउंट में थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस को ऐड करने के बावजूद वो उसके पीएच को चेंज नहीं होने देता है, स्मॉल अमाउंट, नॉट एक्सेस अमाउंट। ठीक है, अब इसको क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, फिर ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। तो केमिकल नेचर के आधार पे इसको क्लासीफाई किया गया है और उसके यूज़ के आधार पे क्लासीफाई किया गया है, मतलब है ना, केमिकल नेचर और यूज़ दो के आधार पे इसको क्लासीफाई किया गया। अब यदि इस केमिकल नेचर के आधार पर देखें तो एसिडिक बफर, बेसिक बफर और न्यूट्रल बफर। एसिडिक बफर वे बफर कहलाते हैं जो जिनका पीएच एसिडिक 7 से कम रहता है, जिनका जो पीएच, यदि हमको कोई ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसका पीएच 7 से कम रहे तो हम एसिडिक बफर का यूज़ करते हैं। बेसिक बफर वे बफर है जिनका पीएच जो है 7 से ऊपर यदि रखना हो किसी सोल्यूशन का तो हम बेसिक बफर यूज़ करेंगे। न्यूट्रल बफर जो 7 रखना ही है, ना एसिडिक रखना है ना बेसिक रखना है, तो वो न्यूट्रल बफर कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, इनका यूज़ किस किस कहाँ पे करते हैं। तो पहला इसका एनालिटिकल बफर और दूसरा है फार्मास्यूटिकल बफर। एनालिटिकल मतलब किसी ड्रग की टेस्टिंग करना हो, परीक्षण करना हो, उसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालना हो, उसमें जो बफर का यूज़ करते हैं तो वो एनालिटिकल बफर्स कहलाता है। दूसरा क्या है, फार्मास्यूटिकल बफर। किसी ना फार्मास्यूटिकल बफर्स को इसमें मेनली ड्रग फार्मूलेशन से संबंध है। किसी भी ड्रग का फार्मूलेशन बनाना है और ड्रग उसमें जितने की स्पेसिफिक पीएच पे सॉल्युबल होगी, है ना, जैसे मान लो कोई ड्रग है वो 4 पीएच पे डिज़ोल्व हो रही है तो हमें एसिडिक बफर लेना है और 4 पीएच उसका मेंटेन रखना है, तब उसकी सॉल्युबिलिटी मेंटेन रहेगी और वो लंबे समय तक जो उसका फार्मूलेशन है वो बना रहेगा। तो उसमें इसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल बफर्स। इसमें फार्मास्यूटिकल बफर्स में सबसे ज़्यादा जो इसको दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, फार्माकोलॉजिकल बफर्स, नहीं फिजियोलॉजिकल बफर्स सॉरी, एंड एक्चुअल फार्मास्यूटिकल बफर। तो फिजियोलॉजिकल बफर्स में फास्फेट बफर, प्रोटीन बफर, कार्बोनेट बफर, और एक्चुअल बफर्स में एग्जांपल हैं बोरेट एंड एसीटेट बफर। आप तो मेनली ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एनालिटिकल एंड फार्मास्यूटिकल बफर्स भी लिख सकते हैं, और उसमें दोनों जो एग्जांपल्स हैं फिजियोलॉजिकल बफर्स और एक्चुअल बफर्स उसको भी मेंशन कर सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। और बफर जो होते हैं एसिड और बेस के मिक्सचर होते हैं, इक्वल अमाउंट में, सेम अमाउंट में एसिड और उसी का जो बेसिक फॉर्म है सॉल्ट बेस फॉर्म, वो भी उसको दोनों को मिक्स करते हैं तो वो बफर कहलाता है। एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ बेस इज कॉल्ड बफर, या बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ एसिड इज कॉल्ड बफर। अब एसिडिक बफर्स को देखो क्या है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। एसिड और उसी का जो संबंधित जो बेस फॉर्म नेचर है, बेसिक नेचर जो सॉल्ट फॉर्म में है, उसके मिक्सचर को एसिडिक बफर कहते हैं। जैसे इसमें एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट का मिक्सचर से एसिडिक बफर बनता है। बेसिक बफर इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। ये जो है वीक बेस होता है और उसी का संबंधित जो सॉल्ट बनाया जाता है वो बेसिक बफर कहलाता है। अब ये किससे बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड से मिलकर बना होता है। न्यूट्रल बफर इट इज़ ए सिंगल सब्सटेंस शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर। अमोनियम एसीटेट ये सिंगल रहता है, इसका कोई अलग से कॉम्बिनेशन बेसिक फॉर्म में नहीं है, इसको यह है अमोनियम एसीटेट, इसका एग्जाम्पल है। बफर कैपेसिटी नेक्स्ट आता है। बफर कैपेसिटी क्या है, इट इज़ ए कैपेसिटी एज द मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन बाई 1 यूनिट। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द पीएच ऑफ 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन बाई 1 यूनिट। सिंपल लैंग्वेज में आप जान लीजिए, इट इज ए कैपेसिटी ऑफ बफर। बफर की एक कैपेसिटी है कि आफ्टर द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रजिस्ट टू चेंज पीएच, वो पीएच को जब तक मेंटेन कर सकता है आफ्टर द एडिशन ऑफ मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इन लिटिल अमाउंट, नॉट इन एक्सेस अमाउंट। हमारे पास यदि कोई बफर है वो 100 ml है, अब उसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो 1 ml 2 ml 3 ml 5 ml अगर ऐड करते हैं तो वो पीएच को मेंटेन रख सकता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में अगर हम ऐड करेंगे तो वो बफर जो है उसकी बफर के पीएच को मेंटेन नहीं रख पाएगा। तो एक कैपेसिटी होती है हर एक सब्सटेंस की कि वो बफर के पीएच को कब तक मेंटेन रख सकता है। तो इसमें मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कितने मोल स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को कंज्यूम कर सकता है,
ठीक है, कि उसका पीएच चेंज नहीं होगा, तो वो कहलाता है बफर कैपेसिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन इज कांस्टेंट, द पीएच जो है बफर सोल्यूशन का वो कांस्टेंट रहना चाहिए। द पीएच ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, पीएच जो है सोल्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए आफ्टर डाइल्यूशन, वाटर ऐड करें या तो एसिड यानी बेस से उसको डाइल्यूट करें। द पीएच डज नॉट चेंज इवन ओवर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी ऑफ एसिड बेस, सेम वही चीज़ है। एज द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन इज कांस्टेंट, ठीक है, इट इज़ यूज़फुल इन ए नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उसको भी मेंटेन रखने के लिए कि प्रॉपर जो है रिएक्शन हो और प्रोडक्ट प्रॉपर बने, कंप्लीट फार्म रिएक्शंस हो, उसके लिए भी पीएच का बफर्स का यूज़ किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ बफर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बफर कहाँ यूज़ किया जाए। तो मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू यूज़, भाई यूज़ किसके आधार पे करना है। हमको यदि केमिकल रिएक्शन में बोला गया है 4 पीएच मेंटेन करना है तो एसिडिक बफर यूज़ करेंगे, अगर उसको बोला जा रहा है कि 10 पीएच मेंटेन होना चाहिए तो बेसिक बफर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें केमिकल फैक्टर और फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स दो मेजर फैक्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा बफर यूज़ किया जाए। तो केमिकल बफर्स में क्या है, द बफर सिस्टम शुड नॉट रिएक्ट विथ अदर केमिकल्स, उसमें जो जिस केमिकल के साथ हमको मिलाना है उसका पीएच मेंटेन करना है तो वो उसके साथ रिएक्शन ना करता हो, उस बफर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे फास्फेट बफर है, एसीटेट बफर है ना। तो इसमें जो बफर्स, जिस बफर के साथ वो ड्रग वो रिएक्शन ना करे या उस फॉर्मुलेशन के साथ कोई रिएक्शन ना करे तब तो यूज़ करेंगे, नहीं तो हर एसिडिक बफर्स हर इस सब्सटेंस या हर ड्रग के साथ सूटेबल नहीं बैठती। द बफर्स सिस्टम शुड हैव रीजनेबल केमिकल स्टेबिलिटी, और उसकी बफर की स्टेबिलिटी भी अच्छी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो थोड़े दिनों के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी को मेंटेन रखे, प्रॉपर्टी को मेंटेन रखे, लेकिन वो खुद ख़राब हो जाए 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, तो हमारी पूरा फार्मुलेशन ख़राब हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। बफर कैपेसिटी डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ईच बफर कंपाउंड, और बफर बताया जैसे कि 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है, एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ बेस। तो एसिड और उसका बेसिक फॉर्म दोनों के बीच में जो है कंसंट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ईच बफर कंपाउंड। दूसरा क्या है, फार्मास्यूटिकल वेक्टर, टॉक्सिसिटी ऑफ बफर की टॉक्सिसिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि फॉर्मुलेशन हम ओरली लेना है और उसमें हमने ड्रग की सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए बफर का यूज़ तो किया, लेकिन हम उसको ओरली नहीं ले सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या ओरली ले सकते हैं लेकिन टॉक्सिक ज़्यादा होता है तो उसका हम बफर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक ना। इफेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द प्रिपरेशन, बफर सिस्टम शुड नॉट इंटरेक्ट, वही बात आ गई कि जो एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट, जैसे पैरासीटामोल का सिरप बनाया तो पैरासीटामोल मेन इंग्रेडिएंट हो गया, अब उसके साथ वो बफर यदि यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए बफर्स की, ये चीज़ है। कंटामिनेशन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब बफर जो है कोई कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इंक्रीज़ करता हो तो प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो जाएगा, तो ये है। तो कंटामिनेटेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, बफर्स आर यूज टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक पीएच फॉर एनालिटिकल पर्पज एज वेल एज टू मेंटेन पीएच ऑफ ड्रग प्रिपरेशन। बात तो वही है, बताया आपको पहले जैसा कि सिलेक्शन ऑफ बफर्स का यूज़ के आधार पे करते हैं। यदि एनालिटिकल पर्पज से करते हैं और पीएच को मेंटेन करते हैं किसी भी ड्रग के फार्मुलेशन के लिए, तो वहाँ बफर का यूज़ किया जाता है। अब इसमें देखो डिफरेंट टाइप के बफर्स वही थोड़ा ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना ये, और एसिडिक थैलेट बफर, ये एसिडिक बफर्स में आ जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर की रेंज क्या है, 1.2 से 2.2। अगर हमें 2 पीएच मेंटेन करना है तो हम हाइड्रोक्लोरिक बफर यूज़ कर सकते हैं। यदि 2 से ज़्यादा चाहिए हमें पीएच मेंटेन करना है तो एसिड थैलेट बफर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पीएच रेंज 2.2 से 4 तक है। न्यूट्रलाइज बफर, इसकी बफर जो है न्यूट्रलाइज थैलेट बफर, इसकी पीएच रेंज 4.2 से 5.8 तक है। फास्फेट बफर, इसकी पीएच रेंज 5.8 से 8 तक है, मतलब ये बेसिक बफर्स में आ जाएगा, 8 तक है, 7 से ऊपर है। एल्कलाइन बोरेट बफर, इसकी पीएच रेंज और ज़्यादा है, 8 से लेकर 10 तक है। तो ये अलग अलग बफर्स हम अकॉर्डिंग टू यूज़ के आधार पे करते हैं। रोल ऑफ बफर्स इन फार्मेसी, तो रोल ऑफ बफर्स में फार्मेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ना। इसमें एक्टिव जो क्या बता रहा है, बफर्स आर इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू इंश्योर द स्टेबल ऑफ पीएच कंडीशन, पीएच को मेंटेन करने के लिए, फॉर द मेडिसिनल
एक्टिव कंपाउंड। जैसे बताया कि पैरासीटामोल का सिरप है तो एक्टिव कंपाउंड उस सिरप में क्या कहलाएगा, पैरासीटामोल। तो उसके फार्मूलेशन को मेंटेन रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए उसको यूज़ करते हैं। दूसरा क्या, सॉल्युबिलिटी। यदि कोई ड्रग का हमको सिरप बनाना है और सॉल्युबलाइज एक स्पेसिफिक पीएच पे है तो उसका पीएच मेंटेन करने के लिए हम बफर यूज़ करते हैं। दूसरा, कलर ऑफ मेनी कंपाउंड्स इन पीएच डिपेंडेंट। जैसे कि हम टाइट्रेशन में देखते हैं कि अलग अलग इंड पॉइंट आते हैं और हर टाइट्रेशन में डिफरेंट टाइट्रेशन में डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। अब वो जिस पीएच पे वो कलर देता है उस पे वो इनसॉल्युबल हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म हो जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाता है, इसके कारण वो कलर शो करता है। तो मेनी कंपाउंड्स इज पीएच डिपेंडेंट। कलर जो है उनका पीएच पे डिपेंड करता है। डिफरेंट, जैसे फिनॉप्थ्रीन है तो एसिडिक नेचर होगा तो कलरलेस होगा, बेसिक हो जाएगा तो 7 से ऊपर जैसे ही होगा तो पिंक कलर देता है, जैसा कि आपने टाइट्रेशन में किया होगा। तो कलर जो है पीएच डिपेंडेंट होता है। रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी, वही देखो आगे, इट प्रोवाइड्स पेशेंट कंफर्ट। यदि हम पीएच प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा और यदि हम इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं, इंजेक्शंस के सोल्यूशंस का यदि फॉर्मुलेशन का प्रिपरेशन का प्रॉपर पीएच मेंटेन नहीं है तो वो पेशेंट को इंजेक्शन लगाने में काफ़ी दर्द होगा। तो पेशेंट को कंफर्ट रहता है, यदि पीएच प्रॉपर मेंटेन रहता है तो कंफर्ट रहता है, उसको ज़्यादा दर्द वगैरह पेन नहीं हो सहना पड़ता। सिट्रिक एसिड यूज टू स्टेबलाइज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो उसका पीएच मेंटेन रखने के लिए हमें सिट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, तो उसका जो फॉर्मुलेशन है वो लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहता है। पेनिसिलिन के फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज करते हैं कार्बोनेट की सहायता से। तो यहाँ पे कार्बोनेट जो है पीएच मेंटेन करता है और उसको स्टेबलाइज भी करता है। सल्फोनामाइड जैसे सेप्ट्रॉन जो खाते हैं तो उसके फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट और सोडियम सिट्रेट के माध्यम से। तो यहाँ पे बफर जो है वो इसका फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। अब इसमें डिफरेंस थोड़ा सा बताया, फास्फेट एंड बोरेट बफर्स, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे फास्फेट बफर्स में क्या है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मोनोहाइड्रोजन एंड डाईहाइड्रोजन फास्फेट, ठीक है, HPO4 और H2PO4, ये इनसे मिलके बना होता है। जबकि बोरेट ये टेट्राबोरेट आयन और बोरिक एसिड से मिलकर बनता है। फास्फेट बफर का PKA, ए मतलब होता है एसिड, के मतलब होता है डिसोसिएशन, पी है ना, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका 7.2 वैल्यू होती है और बोरेट बफर्स की एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 9.2 होती है। इट इज़ नॉन टॉक्सिक, ये फास्फेट बफर नॉन टॉक्सिक होता है, जबकि बोरेट थोड़ा टॉक्सिक से होता है ना। फास्फेट बफर्स को इंटरनल प्रिपरेशन और पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि बोरेट बफर्स को हम एक्सटर्नली प्रिपरेशन में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, इंटरनली नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा टॉक्सिक नेचर का होता है। अब यदि फास्फेट बफर की बात करें, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, जैसा कि बताया, मोनोहाइड्रोजन और डाईहाइड्रोजन फास्फेट से मिलकर बनता है। द एसिडिक मेंबर ऑफ दिस बफर इज डाईहाइड्रोजन फास्फेट वाइल बेसिक मेंबर इज मोनोहाइड्रोजन फास्फेट। अब इसका जो है एसिडिक नेचर जो होता है डाईहाइड्रोजन फास्फेट के कारण होता है और बेसिक जो मेंबर है इसका बेसिक फॉर्म मोनोहाइड्रोजन फास्फेट है, बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, है ना, HCO3 जैसे है तो HPO4। इसमें द PK एसिड मेंबर वेरी क्लोज टू द pH ऑफ ब्लड के बहुत ही नियरेस्ट होता है, ठीक है। इसका PK वैल्यू जो है इसकी बफर की 7.2 होती है। इसको ऑप्थेल्मिक आई प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पेरेंट्रल जो नसों में इंजेक्शंस लगाते हैं या मांस में लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, तो उसके फॉर्मुलेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं और ओरली के प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, ये नॉन टॉक्सिक है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, आँखों के प्रिपरेशन के लिए यूज़ सकते हैं। और इसका PK जो है 7.2 है जो कि बहुत ही क्लोज्ड है pH ऑफ ब्लड के, है ना। ब्लड का pH क्या है 7.4। डिसएडवांटेज क्या है, ये इनकम्पेटिबल होता है जिंक और एल्युमिनियम, मतलब जिंक और एल्युमिनियम के साथ ये रिएक्शन करता है और उसके साथ वो अनस्टेबल होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखना है, उसको ना तो एल्युमिनियम के कंटेनर में रख सकते हैं ना तो जिंक कंटेनर में रख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन बफर और वो इनसॉल्युबल फॉर्म में चेंज। इट कैन सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ और ये माइक्रोबियल ग्रोथ को इंक्रीज करता है ना, सहायक होता है, इसलिए इसको प्रिजर्वेटिव भी इसमें ऐड करने की आवश्यकता पड़ती है। देयरफॉर प्रिजर्वेटिव इज नीडेड, प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया फास्फेट बफर। नेक्स्ट है अपना बोरेट बफर। बोरेट बफर के क्या एडवांटेज हैं, इट इज़ जनरली यूज फॉर एक्सटर्नल प्रिपरेशन, ये सिर्फ एक्सटर्नल प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दीज बफर्स कवर द pH रेंज 7 to 11, pH रेंज इसका बहुत अच्छा है, 7 से 11 तक रेंज है।
इट इज़ यूज फॉर ऑप्थेल्मिक, नेजल और ईयर प्रिपरेशन। नहीं है, ये आँखों के प्रिपरेशन, नाक में जो ड्रॉप्स डालते हैं उसके प्रिपरेशन, और कानों में जो ड्रॉप्स डाले जाते हैं उसके प्रिपरेशन में बोरेट बफर्स का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन चूँकि टॉक्सिक होता है थोड़ा सा, इसलिए इसका ओरली इसका फॉर्मुलेशन में इसका यूज़ नहीं करते। इट इज़ एंटी माइक्रोवेल, और ये एंटी माइक्रोवेल नेचर होता है, माइक्रोवेल ग्रोथ को इंक्रीज़ नहीं करता है। डिसएडवांटेज देखो इसका, इट इज़ नॉट टॉक्सिक है, ठीक है, इसलिए इसको इंटरनली इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इट पीके ऑफ बोरिक एसिड इज़ 9.2, इसका बोरिक एसिड का इसका जो पीके रेंज होता है 9.2 होता है, और ये फिजियोलॉजिकल पीएच ऑफ ब्लड को इफेक्ट नहीं करता। इट इज़ ससेप्टेबल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, ये भी थोड़ा बहुत माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए सहायक होता है इन लिक्विड फॉर्म। सो इसमें भी प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, जैसे बेंजलकोनियम क्लोराइड है ना, बेंजलकोनियम क्लोराइड का यूज़ उसमें आई प्रिपरेशन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे आते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को कैरम पाउडर भी कहा जाता है, जो कैरम खेलते हैं आप लोग बोरिक एसिड यूज़ करते हैं वहाँ पे, जो उसी को बोरिक एसिड कहा जाता है। इसको सेनोनेम्स, इसका पर्यायवाची नेम आर्थो बोरिक एसिड भी है, और इसका फार्मूला H3BO3, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की वाइट होता है, कलरलेस होता है, बिटर टेस्ट होता है, सॉपी टू टच, मतलब यदि हम कैरम में जब खेलते हैं, खेलने के पहले उसमें जब पाउडर डालते हैं तो क्या होता है, वो उसको क्यों डालते हैं, उसमें चिकनाहट बनी रहे, है ना, हमारा जो ट्रिगर है जो खेलते हैं तो वो आसानी से स्लाइड करे, आसानी से मूव करे। सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, और फ्रीली सॉल्युबल इन ग्लिसरीन, मतलब बिना कोई स्टायरिंग किए, बिना किसी हिलाए डुलाए वो आसानी से ग्लिसरीन में सॉल्युबलाइज हो जाता है। सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ बॉडी फ्लूइड्स, और इसका सोल्यूशन आइसोटोनिक नेचर का होता है, जैसा कि बॉडी फ्लूइड होता है। स्टोरेज, आइसोटोनिक का मीनिंग हम जब आगे चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स उसमें बताएंगे। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, और इसको जो आसानी मतलब अच्छी तरह से बंद हो जाए कंटेनर, उस कंटेनर में रखा जाता है। इट शुड नॉट बी टेकन इंटरनली, उसको इंटरनली ओरली नहीं लेना है। इट शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन ब्रोकन स्किन, और ये कटी हुई स्किन पे भी इसका यूज़ नहीं करना है। इनकम्पेटिबिलिटी मतलब अनस्टेबल जो बताए थे, इट इज़ इनकम्पेटिबल विथ टेनिन, टेनिन के साथ अनकम्पेटिबल रहता है, अनस्टेबल रहता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसलिए इसको उसके साथ नहीं रखा जाना है। यूजेस एक्सटर्नली फॉर इरिगेशन ऑफ ऑर्गन्स, है ना, एक्सटर्नली इसका यूज़ करते हैं स्किन्स के लिए, डस्टिंग पाउडर के लिए, क्लीनिंग ऑफ बाउंड्स, घाव को धोने के लिए। ये माइल्ड एंटीसेप्टिक नेचर का है। डस्टिंग पाउडर, जैसे पसीना वगैरह आता है, बदबू आती है, तो उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इन माउथ वॉश, आई वॉश, माउथ वॉश में भी इसका यूज़ करते हैं, आई वॉश के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में इसका यूज़ करते हैं, और ये इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करता है स्किन के, वहाँ भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा, है ना, धोने के लिए जो पहले यूज़ किया जाता था, अब इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला है NaOH, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, ये ऑर्डरलेस होता है, और ये पिलेट के फॉर्म में आता है, छोटी छोटी टेबलेट्स के फॉर्म में आता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा रहती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। यदि हम इसको खुला रख दें वेट करके, तो ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण वो पसीजने लगता है, जैसे कि नमक पसीजता है, तो उस तरह से पसीजने लगता है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक नेचर का होता है। सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, और ये वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबलाइज होता है। स्टोरेज, इसको भी स्टोर करते हैं अच्छी तरह, जो टाइट वेल क्लोज कंटेनर्स होता है, जिससे कारण मॉइस्चर उसमें ना आए, है ना, वहाँ पे इसको रखा जाता है। यूजेस का एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी में बेसिक नेचर, यदि हमको किसी भी सोल्यूशन को बेसिफाई करना तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसका प्रिपरेशन ऑफ सोप, जैसा कि बताया, सोप हमारा बेसिक नेचर का होता है, तो मेन इंग्रेडिएंट उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ही रहता है, तो वो उसके फॉर्मुलेशन में इसका यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। जब चूना हम लाते हैं, कल्ली चूना जो बड़े बड़े ढेलों में होता है, पानी में भिगा दिया जाता है, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। और कैल्शियम ऑक्साइड, पहले जो है कैल्शियम ऑक्साइड CaO के फॉर्म में रहता है, जब पानी में मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसी को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम और हाइड्रेटेड लाइम। सेनोनिम्स इसका पर्यायवाची क्या, स्लैग्ड लाइम और हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। ये क्या होता है, फार्मूला CaOH2।
और ये वाइट सॉफ्ट पाउडर है, बिटर टेस्ट होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में कम सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में पूरी तरह अघुलनशील रहता है, एक्वस सस्पेंशन। और इसका जो सोल्यूशन है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। बेसिक होता है मतलब ब्लू नेचर, ब्लू कर देगा किसको, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। स्टोरेज, इसको टाइटली क्लोज कंटेनर में रखा जाता है और मॉइस्चर से बचा कर इसको रखते हैं। इनकम्पेटिबल विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और दुधिया कलर देता है, इसलिए उसको बचा कर रखते हैं। यूजेज इसका क्या है, सोर्स ऑफ कैल्शियम, यदि कैल्शियम की कमी होती है तो लोग चूना का सेवन करते भी है। एज एंटासिड, और ये एसिडिटी को, जो बॉडी में एसिडिक हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसन, इलेक्ट्रोलाइट जो बॉडी में पाए जाते हैं, बहुत सारे आयंस पाए जाते हैं, जैसे क्लोराइड है ना, बाइकार्बोनेट, फास्फेट, तो ये अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। पोटेशियम, सोडियम, जो कि नमक के माध्यम से मिलता है हमको, सोडियम और क्लोरीन है ना, क्लोराइड। तो ये जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो उसी तरह कैल्शियम बॉडी में हड्डियों को मजबूत करता है, तो उसको एक तरह से उसकी कमी यदि हो जाए तो इसलिए रिप्लेंसर, उसको चेंज, उसको देने के लिए या उसको मात्रा बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए लिखा है एन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर। एस्ट्रिंजेंट इन डायरिया, डायरिया में कंडीशन में यूज़ करते हैं एज एस्ट्रिंजेंट। कॉन्ट्रिक्शन ऑफ स्किन बोला जाता है, एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रिक्शन ऑफ स्किन। जैसे फिटकरी हम अगर स्किन पर कट जाती तो लगाते हैं तो ब्लड बहना बंद, क्योंकि वो जो पोर्स जो कटे हुए थे स्किन के वो उससे बंद हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्किन, स्किन को सिकोड़ना। दूसरा क्या है, एमल्सीफाइंग एजेंट इन सोप फार्मेशन, सोप फार्मेशन, सोप बनाने में इसको एज एमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ किया जाता है। एमल्सीफाइंग एजेंट वो होते हैं जो दोनों कोई ऐसे लिक्विड जो जैसे वाटर है और ऑयल है आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो उनके मिक्स जो पृष्ठ तनाव है जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, दोनों अलग अलग लेयर बना लेते हैं। तो उस लेयर को, जो अलग अलग लेयर होती है उसको एक ही लेयर में कन्वर्ट कर देना, ये एमल्सीफाइंग एजेंट का काम है ना। तो दोनों लेयर को मिक्स करना, मिक्स कब होंगी, जब दोनों का पृष्ठ तनाव खत्म हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो उसमें मिक्स हो जाती हैं और फॉर्मुलेशन हमारा एक ही फेज़ में बन जाता है, एक ही फॉर्म में। इंग्रेडिएंट ऑफ ऑइंटमेंट एंड स्किन लोशन, और स्किन लोशन और ऑइंटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। इसका पर्यायवाची क्या है, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन या लिक्विड अमोनिया फोर्टिस। प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ कलरलेस लिक्विड और पेंजेंट ऑर्डर। एल्कलाइन इन टेस्ट, क्षारीय मतलब कड़वा होगा स्वाद में, मिसबल विथ वाटर, वाटर में सॉल्युबल होगा, रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म नाइट्रोजन गैस, और ये मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है। स्टोरेज कैसा है, इट इज़ टाइटली क्लोज कंटेनर इन कूल प्लेस, इसको एयर टाइट कंटेनर टाइप होना चाहिए जो पूरी तरह टाइट हो, ऐसा नहीं कि लूज हो, और उसको कूल प्लेस में रखा जाए। ठीक है। अब इसमें कूल प्लेस लिखा है, कोल्ड नहीं लिखा है, तो ऐसा नहीं कि फ्रीज़र में डाल देना। कूल प्लेस, कोल्ड प्लेस अलग अलग रहते हैं। तो कूल प्लेस मतलब रूम टेम्परेचर पे इसको कूल प्लेस 8 डिग्री सेल्सियस, 8 से 15 के बीच रहना चाहिए, 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसमें हैंडल विथ केयर, डू नॉट टेस्ट, अवॉइड इनहेलेशन ऑफ वेपर, इसको जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए। इसमें लेबल जो लगा होगा इसकी बॉटल्स में, उसमें लिखा रहता है हैंडल विथ केयर, सावधानी पूर्वक उसको मतलब उपयोग करें, रखें, हाँ सावधानी रखें। डू नॉट टेस्ट, उसको चखना नहीं है, और अवॉइड इनहेलेशन ऑफ वेपर, इसको इनहेल नहीं करना, सांसों से अंदर नहीं लेना है, नहीं तो ये नुकसानदायक होता है, आँखों में बहुत तेज़ी से जलता है। एज ए सोर्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने में इसका उपयोग करते हैं। एज ए एंटासिड, गैस यदि बन जाती है तो उसके फॉर्मुलेशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यूज़ करते हैं। उसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी इसमें थोड़ा बहुत वो यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, काउंटर इरिटेंट एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, और ये रेस्पिरेटरी सेशन, जैसे अस्थमा पेशेंट होते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए अमोनिया क्या होता है, उस रेस्पिरेशन जो तकलीफ़ होती है उसको दूर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। एज ए फर्टिलाइज़र, और खाद वगैरह में, यूरिया बनाने में इसका सहायक करते हैं, यूज़ करते हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया बनाने में इसका यूज़ करते हैं। एज ए लेबोरेटरी एजेंट, लेबोरेटरी में यदि किसी भी सोल्यूशन को बेसिफाई करना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे थे, उसी तरह हम अमोनिया सोल्यूशन का भी यूज़ करते हैं। अब इसमें स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन NH3, बाकी सेम प्रॉपर्टी जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तरह है, सब कुछ लगभग सब कुछ सेम प्रॉपर्टी। जैसे ही देखो प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ क्लियर,
ये साफ कलर मतलब रंगहीन कलरलेस होता है। और पंजेंट टेस्ट, जैसा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में था, इसमें भी पंजेंट तीखी गंध होती है। जैसे प्याज काटते हैं तो आँखों में लगता है, सेम ऐसे ही पंजेंट कल इसका होता है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, उसकी स्मेल भी अमोनिया की तरह होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी जो है 0.90 होती है ना। कॉशन, स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन शुड बी हैंडल केयरफुली, बहुत सावधानीपूर्वक उसको उपयोग करना है। कॉस्टिक नेचर होता है इसको। इरिटेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेपर्स, वेपर जो है काफ़ी स्किन हमारी आँखों को चुभती हैं। कूल द कंटेनर, कंटेनर को निकालने, कोई अमोनिया यदि निकालना हो कंटेनर से तो हमसे सबसे पहले हमारा पहला काम ये रहता है कंटेनर्स को ठंडा करना, जिससे अमोनिया जो है लिक्विड में चेंज रहती है, गैसियस फॉर्म में नहीं रहती और हमारी आँखों को चुभता कम है। ठीक है, और उसको ओपन करते हैं एंड कवर द क्लोजर, और तुरंत क्लोजर को उपयोग करने के बाद तुरंत क्लोजर को लगा करके, रबर उसमें रहता है, रबर को लगा करके फिर टक ढक्कन से टाइट करते हैं। और अवॉइड इन्हेलेशन, और इनहेल नहीं करना है, उसकी वेपर्स को अंदर नहीं लेना है। स्टोरेज इसका करते हैं, प्रिजर्व अमोनिया सोल्यूशन इन ए वेल क्लोज कंटेनर, पूरी तरह एयर टाइट कंटेनर्स लगा के उसको क्लोज करते हैं। दूसरा क्या है, इसको लाइट से भी प्रोटेक्ट रखते हैं और ठंडे स्थान पर रखते हैं। बताया जैसा कि इसको जितना ठंडा रहेगा उतना लिक्विड फॉर्म में चेंज रहेगी और उतनी टॉक्सिसिटी इसकी कम रहेगी। मेडिसिनली एंड फार्मास्यूटिकल यूज, इसको एज एंटासिड यूज़ करते हैं। काउंटर इरिटेंट, ये जैसे हम बाम लगाते हैं, कहीं जोड़ों में दर्द होता है तो यदि हम लगाते हैं तो देखो वहाँ पे चुनचुनाहट टाइप का रहता है, तो ये काउंटर इरिटेंट की तरह भी काम करता है। और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे कारण किसी यदि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो दूर हो जाती है। डाइल्यूट सोल्यूशन अमोनिया इज ए कॉमन रिएजेंट एंड बेस, ये किसी भी सोल्यूशन को बेसिफाई करना है तो अमोनिया यूज़ करते हैं या अमोनिया सोल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप हैं, ध्यानपूर्वक इसको देखें, वीडियो बार बार देखें, और यदि कोई समस्या हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।